हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत यादव है और इस वीडियो में हम अपना सी सैट का एनालिसिस को कंटिन्यू करेंगे। पहले 20 क्वेश्चंस सेट बी के जो है मैं एक पिछली वीडियो में कवर कर चुका हूँ। इसमें अगले 20 क्वेश्चंस आएंगे एंड मेरी कोशिश रहेगी कि आज के दिन में सारे कर दूँ। वाई एम आई डूइंग दिस नाउ? क्योंकि मतलब भतीरे ऑलरेडी आप देख चुके हो कि यूट्यूब में मार्केट में सारे कहीं सी सैट के एनालिसिस या मतलब पेपर वन के एनालिसिस ऑलरेडी अवेलेबल है। वाई एम आई डूइंग दिस? वाई एम आई एडिंग वन मोर वीडियो? द रीज़न फॉर दिस, लाइक आई सेड इन द लास्ट वीडियो एज वेल, इज दिस कि भाई पिछले साल 2020 में मैंने 63 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे एंड आंसर की से मेरे एवरेज मार्क्स अराउंड 120 आ रहे थे। मतलब 110 से 130 का रेंज बन रहा था बेस्ड ऑन मल्टीपल आंसर कीज। बट एक्चुअली अगर आप देखो यहाँ पे तो फाइनल मार्क्स ऑब्टेन्ड आर 142, 141.68। सो द आइडिया इज़ कि मार्केट में आंसर कीज बहुत सारी हैं बट देर इज़ अ वाइड वेरिएशन, बहुत सारा मतलब इशू हो सकता है। एंड अगर आपका कोई भी सवाल पर्टिकुलरली जो कॉम्प्रिहेंशन वाले सवाल होते हैं उनमें इस जो एनालिसिस मैं यहाँ करने वाला हूँ उसमें हेल्प करता है आपको। सो डेफिनेटली आई वुड रेकमेंड कि भाई यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। क्यों? क्योंकि टाइम कम है एंड जो भी आपको मोटिवेशन चाहिए या जो भी आपको एक सपोर्ट चाहिए कि भाई जस्ट आप सी सैट में क्रॉस कर रहे हो, सो स्टार्ट विद इट। सो बिफोर वी बिगिन, ये मेरे बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं ऐसे देख सकते हैं। एंड लाइक आई ऑलरेडी अनाउंस, मीन्स फोकस ग्रुप में एक लॉन्च कर रहा हूँ। डिटेल्स विल बी इन द फॉर्म्स वीडियो एंड चैनल के कम्युनिटी पेज। एसे एंड फीड evaluation and feedback will be done by past rankers and rankers only who are not in service, because when you're in service these things are not allowed, right? So let's begin. So fig tree genus ficus are considered sacred in India, East Asia and Africa, and are common in agriculture and urban landscapes where other large trees are absent. Okay, in natural forests fig trees provide food for wildlife when other resources are scarce, and support for a high density and diversity of frugivores, fruit eating animals. If frugivore birds and bats continue to visit fig trees located in sites with high human disturbance, sacred fig trees may promote frugivore abundance. Under favorable conditions, favorable microclimate, plenty of seedlings of other tree species would grow around fig trees. तो ये क्वेश्चन नंबर में मत जाइएगा। क्यों? क्योंकि जैसे पिछली वीडियो में मैं मेंशन किया था कि आई सॉल्व्ड सेट बी, बट सेट बी की जो मेरे पास इमेजेस थी वो बहुत ही घटिया थी। तो ये जो पेपर है ये मैंने यूपीएससी की वेबसाइट से निकाला है, विच इज़ सेट ए। तो आप क्वेश्चन टू क्वेश्चन मैच कीजिए, नंबर पे मत जाइए क्योंकि आगे भी थोड़े जम्बल मिलेंगे, राइट? So let's look at, on the basis of the passage given above, the following assumptions have been made. Fig trees can often be keystone species in natural forests. तो this seems very very appropriate. क्यों? keystone species का यही फंडा होता है ना कि fig trees provide support for wildlife and other resources are scarce, support a high density of diversity of frugivores, right? तो जब और चीज़ें दिक्कत दे रही हैं एंड कोई एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ इकोसिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प कर रही है, सो दैट्स व्हाट अ कीस्टोन स्पीशीज इज। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर सही लग रही है हमें तो ये ए और डी रहता है, 50% चांस लेना बनता है डेफिनेटली। सो लेट्स सी क्या बनता है। अगर सेकंड स्टेटमेंट हमें सही लगी या गलत लगी उसके बेसिस पे वी विल बी एबल टू मोस्टली डिसाइड दिस आंसर, राइट? फिग ट्रीज कैन ग्रो वेयर अदर लार्ज वुडी स्पीशीज कैन नॉट ग्रो। तो ये क्या, आई डोंट थिंक ऐसा कुछ दिया हुआ है। सो लेट्स से and are common in agricultural and urban landscapes where other large trees are absent. So sorry about that. तो ये common in agriculture and urban landscape where other large trees are absent, but that does not mean they cannot grow. Cannot grow, and you know वही वाली चीज़ हो गई ना कि absence is not a proof of non-existence। कि मतलब ये काफ़ी एक भगवान के बारे में जैसे बोला जाता है कि भाई भगवान अगर दिख नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं है एट द सेम टाइम। सो दैट्स द आइडिया। तो इस कारण मैं बोलूँगा ऐसे कि कैन नॉट ग्रो वाली चीज़ नहीं है यहाँ पे। आर एब्सेंट एंड कैन नॉट ग्रो आर टू डिफरेंट थिंग्स। सो फॉर दैट रीज़न स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगी यहाँ पे। एंड क्योंकि हम बोल चुके थे कि स्टेटमेंट 1 सही लग रही है तो D becomes the correct answer over here.
बाकी दो स्टेटमेंट भी देख लेते हैं. Sacred trees can have a role in the biodiversity conservation. Possibly yes, may promote frugivore abundance, and जब resources scarce हैं तो they support density and diversity of frugivores. तो ये वाली चीज़ कर रहा है. So 3 option is correct. And fourth option देखें तो fig trees have a role in the seed dispersal of other tree species. Under favorable microclimate, plenty of seedlings of other trees can grow around fig trees. तो D option is the correct answer over here. Next देखते हैं. At the heart of agroecology is the idea that agroecosystems should mimic the biodiversity levels and functioning of natural ecosystems. Such agricultural mimics, like their natural models, can be productive, pest-resistant, nutrient-conserving, and resilient to shocks and stresses. In ecosystems, there is no waste. Nutrients are recycled indefinitely. Agroecology aims at closing nutrient loops, that is, returning all nutrients that come out of the soil back to the soil, such as through application of farmyard manure. It also harnesses natural processes to control pests and build soil fertility, that is, through intercropping. Agroecological practices include integrating trees with livestock and crops. So consider the following. 6 options हैं. Which of the above farming practices can be compatible with agroecology as implied in the passage? ठीक है, बहुत बढ़िया. तो कवर क्रॉप्स, मतलब मुझे पता नहीं क्या होते हैं, बट ठीक है, लेट अस जस्ट सी. फर्टिगेशन, तो फर्टिगेशन क्या होता है? फर्टिलाइजर एप्लीकेशन विद इरिगेशन. बट यहाँ पे जो एग्रो इकोलॉजी की बात हो रही है, इट इज़ मोर अबाउट नेचुरल इकोसिस्टम्स एंड न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन, कि भाई साइकिल करो, कि वेस्ट नहीं करो, मैन्योर यूज़ करो. तो फर्टिगेशन डजंट सीम वेरी वेरी लाइकली ओवर हियर. क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं इस पर. थर्ड, हाइड्रोपोनिक्स. तो हाइड्रोपोनिक्स तो डेफिनेटली इधर कोई बात नहीं करी गई है. हाइड्रोपोनिक्स आपका होता है जहाँ पे मतलब एक डिफरेंट फार्मिंग टेक्निक है वो, जो कि एग्रो इकोलॉजी के आसपास कहीं पे भी बिल्कुल बात नहीं करी जा रही है. मिक्स फार्मिंग सीधी सीधी यहाँ पे बात करी गई है, इसके बारे में तो बोले गया हुआ है. आई थिंक इकोसिस्टम, न्यूट्रिएंट, एग्रीकोलॉजी, रिटर्निंग मिनरल थ्रू इंटरक्रॉपिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, intercropping, although different but can be compatible पूछा है यहाँ पे, राइट. तो मिक्स फार्मिंग कैन बी compatible क्योंकि इंटरक्रॉपिंग की बात ऑलरेडी हो रही है. एंड उसके अलावा इंटीग्रेटिंग ट्रीज विद लाइफ स्टॉक्स एंड क्रॉप्स, तो दैट इज एक्चुअली मिक्स फार्मिंग. तो मिक्स फार्मिंग यहाँ पे मैंशनड है. तो पॉलीकल्चर में क्या होता है कि आप पेस्ट रेजिस्टेंट एंड कहाँ है, closing, returning on nutrients come back to the soil is through application of farmyard manure. So polyculture, intercropping is the idea. तो 4 and 5 डेफिनेटली हमारे पास है. तो 4 and 5 अगर हम देखें तो हमारे पास ये 2 ऑप्शन बनते हैं. तो 2 क्योंकि हमें डाउटफुल लग रहा था, तो लेट्स सी. 3 भी देखें, 3 हमने डेफिनेटली कैंसिल कर दिया. तो करेक्ट आंसर ओवर हियर इज ए, राइट. सो हमेशा सी सैट के पेपर में भी आप इस तरीके से एलिमिनेट करके चीज़ें चल सकते हो, एंड दैट इज़ अ गुड आइडिया इफ़ इन केस यू आर इन डाउट. सो नेक्स्ट देखते हैं. कंप्यूटर्स इंक्रीजिंगली डील नॉट जस्ट विद एब्स्ट्रैक्ट डेटा लाइक क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एंड डेटा बेसिस, बट ऑल्सो विद रियल वर्ल्ड ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड वल्नरेबल ह्यूमन बॉडीज. अ मॉडर्न कार इज अ कंप्यूटर ऑन व्हील्स, एन एरोप्लेन इज अ कंप्यूटर ऑन विंग्स. The arrival of Internet of Things will see computers baked into everything from road signs and MRI scanners to prosthetics and insulin pumps. There is little evidence that these gadgets will be any more trustworthy than their desktop counterparts. Hackers have already proved that they can take remote control of internet-connected cars and pacemakers. तो हमें क्या करना है? which of the following is the most critical inference? कि भाई सार क्या निकला आपको इस पैसेज को पढ़ने के बाद? So most critical. Computers are not completely safe. Fair. This is an inference that you can draw from this passage, but this is probably not the most critical. But let's see बाकी options क्या हैं. Companies producing the software do not take cyber security seriously. मतलब ये कहीं पे मतलब I don't think, but like this is the idea that is being given in this passage. Stringent data security laws are needed. Laws की तो बिल्कुल अभी बात हुई भी नहीं है, अभी तो अलग ही चीज़ों की बात चल रही है. Apologies for the क्या बोलते हैं उसको, ambient noises, right? And the present trend of communication technologies will affect our lives in the future. Okay, yes, मतलब अभी भी affect कर रहा है, but the idea is A और D के बीच में यहाँ पे, क्योंकि B और C तो मतलब
बिल्कुल भी यहाँ पे सेंस नहीं बना रहे हैं. द आइडिया इज बिटवीन ए एंड डी. क्या आप चूज करोगे? सो कंप्यूटर्स आर नॉट completely safe. That is fine. Computers increasingly deal with not just abstract data but also with real world physical objects and vulnerable human bodies. Right? तो core idea ये है कि कंप्यूटर सेफ नहीं है, ठीक है, बट दे आर ऑल्सो इंटरेक्टिंग विद फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड ह्यूमन बॉडीज. सो फॉर दैट रीजन आई वुड से कि डी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर. द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ कम्युनिकेशन विल अफेक्ट आवर लाइव्स इन द फ्यूचर. मतलब ये उस टाइम पे सोच के ये लग सकता है आपको कि भाई इट इज़ ऑलरेडी अफेक्टिंग आवर लाइफ, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सीसैट के पेपर में आपको इस पैसेज के हिसाब से काम करना है. आपको ये नहीं जानना है कि और क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास है, कहाँ है, कैसे है. यू नीड टू गो विद द बेसिस ऑफ this information and this information only. And यहाँ पे but also with the real world of physical objects and vulnerable human bodies makes the passage more about affecting our lives than about computer safety. Right, so correct answer over here as per me would be D. Next question देखते हैं. A social and physical environment riddled with poverty, inequality, unhygienic and unsanitary conditions generate the risk of infectious diseases. Hygiene has different levels: personal, domestic and community hygiene. There is no doubt that personal cleanliness brings down the rate of infectious diseases. ठीक है. But the entry of the market into this domain has created a false sense of security that gets conditioned and reinforced by the onslaught of advertisements. I hate ads. Experience in Western Europe shows that along with personal hygiene, general improvements in environmental conditions and components like clean water, sanitation and food security have brought down infant-child death infection rates considerably. The obsession with hand hygiene also brings in the persisting influence of the market on personal health, overriding and marginalizing negative impact on ecology and emergence of resistant germs. तो एक तो पैसेज ही भी मतलब randomly complicated, but let's see. On the basis of the above passage, the following assumptions have been made. कि कुछ assumptions ली गई हैं, बनाई गई हैं, and उन assumptions से हमें आगे validity उनकी check करनी है. So let's see. People who are obsessed with personal hygiene tend to ignore the community hygiene. ये तो कहीं नहीं लिखा है. Experience in Western shows that personal hygiene, general improvement, hygiene, personal, domestic, there is no doubt brings down rate, but entry of market creates a false sense of security that gets conditioned and reinforced by the onslaught of advertisements. Okay, possibly could be the case, not really, मतलब लग नहीं रहा, but let's see क्या बनता है. Emergence of multi-drug resistant germs can be prevented by personal cleanliness. हैं ये इसके तो बिल्कुल ये against बोला था ना शायद. कहाँ है. Experience in Western shows that ठीक है. Obsession with hand hygiene also brings a persisting influence overriding emergence of resistant germs. तो obsession with hand hygiene, personal cleanliness is basically related to hand hygiene. ये parallel है. तो इन्होंने ये सीधा सीधा बोला है कि भाई सिर्फ और सिर्फ अगर हाथ धोने पे आप ध्यान दे रहे हो तो आप मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट जर्म्स भी पैदा हो सकते हैं, विच विल नॉट बी प्रिवेंटेड बट रादर पॉसिबली इसको कंट्रीब्यूट भी कर सकता है. नहीं, कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता है. इट इज़ मोर अबाउट कि भाई पर्सनल हाइजीन पे आप फोकस कर रहे हो तो रेजिस्टेंस जर्म्स को आप भूल जाओगे. तो सेकंड स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट. तो अगर सेकंड स्टेटमेंट इधर देखते हैं तो ये हो जाता है. हमारे पास बचता है बी एंड सी ओनली. वेरी गुड. तो फर्स्ट जो हमें डाउटफुल लग रही थी वो आउट हो चुकी है ऑलरेडी. सो लेट्स सी स्टेटमेंट नंबर 3. एंट्री ऑफ द मार्केट इन द डोमेन ऑफ हाइजीन इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेज. डायरेक्टली इंक्रीज नहीं कर रहा है रिस्क ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज. इट इज़ क्रिएटिंग अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी. सो मतलब ये वही वाली चीज़ है ना कि आई थिंक पहले भी हमने बात किया था कि एब्सेंस डज नॉट मीन कि भाई है ही नहीं. सो इन द सेम वेन फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़. ओके, पॉसिबली, लेट्स सी. तो हमें देखना है कि देखो 4 तो सही है बेस्ड ऑन हमारे पास क्या ऑप्शन बचा. लेट्स सी 5 क्या है. It is community hygiene implemented through public health measures that is really effective in the battle against infectious diseases. So this is obviously written directly over here. Experience in Western Europe shows that along with personal hygiene, general improvements in environmental conditions and components like clean water, sanitation, food security have brought down infant-child infection rates considerably. So yes, 5 is correct.
So for this reason we will say correct answer over here is C. राइट सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये थोड़े मज़ेदार अपने मैथ्स वाले क्वेश्चंस आएंगे एंड इन दीज क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम आप जो बाकी कीज़ हैं उनको ट्रस्ट कर सकते हो. क्यों? क्योंकि मैथ्स एंड लॉजिक वाले क्वेश्चन जो हैं इनको सॉल्व करना रिलेटिवली आसान होता है. इंग्लिश वाले क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है. क्यों? क्योंकि सब्जेक्टिव है, थोड़ा सा सब्जेक्टिव है. नाउ स्टेटमेंट 1 फॉलोड बाय कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2 आर गिवन बिलो. यू हैव टू टेक स्टेटमेंट ट्रू ब्ला 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 कि भाई मतलब जो बोला गया है वो उसके हिसाब से करो, अपना ज्ञान मत लगाना क्योंकि कैट्स आर नॉट अलमीराज. ओके सो इन्होंने बोला देर आर सम कैट्स. तो लेट्स से दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स ऑल कैट्स. सम कैट्स आर अलमीराज. तो लेट्स से दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स अलमीराज. तो ये जो है ये हो गई हमारी कैट्स दैट आर अलमीराज. ये जो ओवरलैप वाला पार्ट है दिस बिकम्स द कैट्स दैट आर अलमीराज. ठीक है. सम अलमीराज आर चेयर्स. ठीक है. सम अलमीराज आर चेयर्स. राइट. तो ये कुछ अलमीराज हो गई जो चेयर्स हैं एंड ऑल चेयर्स आर टेबल्स. ऑल चेयर्स आर टेबल्स. या एक्चुअली हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं. राइट. टेबल्स. क्योंकि यही इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है तो मैं किसी भी तरीके से इसको बना सकता हूँ. क्यों? क्योंकि मुझे बस जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो ये है कि जो टेबल का ग्रुप है चेयर उसके अंदर है, उसके अंदर कैट भी हो सकती है, अलमीरा भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है. राइट. सो लेट्स सी. सम कैट्स आर अलमीराज. अच्छा नहीं, कंक्लूजन 1. Certainly some almirahs are tables. So क्योंकि हमने देखा है कि some almirahs are chairs and all chairs are tables, तो definitely yes, some almirahs are tables. Conclusion 1 is correct. Some cats may not be chairs and that is also correct कि भाई some cats may not be chairs. Technically chairs वाला ये जो circle है इसको हम ऐसे भी बना सकते थे. Right. देर विल बी सम कैट्स दैट कुड बी चेयर्स बट जो हमने बनाया है मतलब क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई थी तो सम कैट्स मे नॉट बी चेयर्स इज ऑल्सो करेक्ट. वाई? क्योंकि जितनी हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके हिसाब से मतलब ये तो पता है हमें कि सम कैट्स मे नॉट बी चेयर्स. बट लेट्स सी अगर हम ये चीज़ करके देख सकते हैं तो एक सेकंड स्टेटमेंट इन्होंने बोली थी सम अलमीराज आर चेयर्स. तो अगर मैं ये बनाता हूँ चेयर्स एंड ऑल चेयर्स आर टेबल्स. ऑल चेयर्स आर टेबल्स. राइट. Certainly some almirahs are tables. ये तो डेफिनेटली हमें पता है. Some cats may not be chairs. Possibly क्योंकि some cats, all cats can be tables or chairs, but some cats can also not be tables. तो may जो है यहाँ पे may is the thing that helps. अगर यहाँ पे definite होता कि some cats are not chairs तो ये शायद गलत हो सकता था. क्यों? क्योंकि cats, all cats can be chairs. So in this way we can say C is the correct answer over here. आपको यही इन टाइप के क्वेश्चंस में आपको बस यही करना होता है कि भाई सब टाइप के केसेस आप देख लो. 2 मिनट लगेंगे, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है. सेट बनाने हैं आपको. एक गोला ये है, दूसरा गोला ये है, क्या ये गोला इस गोले के बाहर हो सकता है, अंदर हो सकता है. 2 गोले ऐसे हो गए तो तीसरा गोला ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है. राइट. आपको बस ये केसेस चेक करने हैं एंड उसके बेसिस पे यू कैन से द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज सी. सो ये काफ़ी इस पे सवाल पे बहुत ज़्यादा सोच विचार हो रहा था. सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन. अ बॉय प्लेज विद द बॉल एंड ही ड्रॉप्स इट फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर. 1.5 मीटर. ठीक है. Every time the ball hits the ground, it bounces back to attain a height of 4/5 of the previous height. The ball does not bounce further if the previous height is less than 50. ठीक है. What is the number of time the ball hits the ground before the ball stops bouncing? ठीक. तो 1.5 से पहली बार गिराया तो फर्स्ट बाउंस पे 1.5 का 80%, 4/5 इज 80%. राइट.
तो ये हो गया 1.2, राइट। तो सेकेंड बाउंस पे 1.2 इंटू 8, 8 1 8, तो 0.96, राइट। तो थर्ड बाउंस पे अगेन इंटू 0.8, 8 9 72, 8 6 48, 7.768। फोर्थ बाउंस पे अगेन इंटू 8, 8 7 56, तो 0.5 से ऊपर है, 5 6 समथिंग समथिंग समथिंग, बट लिख करना पड़ेगा अपने को पूरा, क्यों? क्योंकि हमें एग्जैक्ट फिगर्स थोड़ी चाहिए हो सकती हैं यहाँ पे। 0.768 को अगर देखिए मल्टीप्लाई करें 8 से, तो 8 7 56, 8 6 48, 0.6064। इज दैट करेक्ट? इफ नॉट डू लेट मी नो। एंड फिफ्थ बाउंस पे देखिए तो 8 6 48, वेरी नाइस। तो 0.768 इंटू 0.8 कितना हो गया? 0.6144, सॉरी 6144, 6144। तो फिफ्थ बाउंस जो होगा अपना, तो 8 6 48, 0.48 एंड 8 1 8, 0.488, 8 4 32, 0.49 कुछ हो गया ये, तो 5 से ऊपर नहीं जा रहा, तो फिफ्थ के बाद बाउंस नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? व्हाट इज द नंबर ऑफ टाइम द बॉल हिट्स द ग्राउंड बिफोर द बॉल स्टॉप्स बाउंसिंग? 5 टाइम्स। फर्स्ट बाउंस, सेकंड बाउंस, थर्ड बाउंस, फोर्थ बाउंस, फिफ्थ बाउंस, राइट। तो दैट्स द आइडिया ओवर हियर, कि यहाँ से ड्रॉप किया, एक बाउंस, दूसरा बाउंस, तीसरा बाउंस, चौथा बाउंस, पांचवा, हमें ये बोलना है 5 बार नंबर ऑफ टाइम्स द बॉल हिट्स द ग्राउंड, तो 5 टाइम्स इट हिट्स द ग्राउंड्स, राइट। सो करेक्ट आंसर ओवर हियर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे क्या है भाई? yep. Images of consonants in the English alphabet, capitals, are observed in the mirror. So capital letters देख लेते हैं. Which of the images of these which do not look like their original shapes? तो भाई गिनना है, ये तो सिंपल सवाल है। देखो A को नहीं गिनना है, क्यों? क्योंकि A जो है अपना मिरर इमेज सेम दिखेगी, राइट। बट B नहीं दिखेगा सेम, C नहीं दिखेगा सेम, D नहीं दिखेगा, E नहीं दिखेगा, F नहीं दिखेगा, G नहीं दिखेगा, H दिखेगा, I दिखेगा, J नहीं दिखेगा, K नहीं दिखेगा, L नहीं दिखेगा, M दिखेगा, N नहीं दिखेगा, O दिखेगा, P नहीं दिखेगा, Q नहीं दिखेगा, R नहीं दिखेगा, S नहीं दिखेगा, एंड देन T दिखेगा, U दिखेगा, V, W, X, Y एंड Z। तो Z नहीं दिखेगा, 15। तो अब इसमें मतलब 15 सीम्स लाइक सेफ थिंग टू डू, बट अगर आप Y को ऐसे बनाओगे रादर देन ऐसे तो आप यूपीएससी का सर खा सकते हो कि भाई देखो Y भी अपनी शेप में नहीं दिखेगा, तो पॉसिबली 16 भी इसका कर सकते हो। बट वी आर अज्यूमिंग Y की शेप टू लुक लाइक दिस, एंड इफ इट लुक्स लाइक दिस देन ये नहीं होगा। सो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा 15, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि 5 बाउंसेस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ऐसे भी सवाल हर साल सीसैट में आते हैं, बहुत ही सिंपल सवाल होता है, इसमें बस आपको लाइनें बनानी है। अ बैंक एम्प्लॉइज drives 10 km towards south from her house. So let's say she lives here, right? 10 south, तो लाइनों की लेंथ आपको बस इक्वल रखनी है, ठीक है। साउथ फ्रॉम हर हाउस एंड टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव्स अनदर 20, तो ये 10 था, तो ये हो गया 20, ठीक है। एंड देन शी टर्न्स टू हर लेफ्ट एंड ड्राइव्स अनदर 20, शी टर्न्स अगेन लेफ्ट एंड ड्राइव्स अनदर 40, तो 10 20 30 40। Then she turns to her right and drives, then she turns to her right and drives for 5 kilometers. तो पहले वो 10 था, अब ये 5 हो गया. Then she turns to her right and drives another 30 kilometers. तो 10, 20, 30. What is the shortest distance between her and her house? तो जैसा कि आप देख सकते हो कि 10, 20 and 5.
सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको बस लाइन बनानी थी सीधी सीधी, तो 25 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इंटीजर्स आर लिस्टेड फ्रॉम 700 to 1000, हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी इंटीजर्स इज द सम ऑफ डिजिट्स 10। तो अपने को 3 सीरीज चेक करनी है, 700 सीरीज, 800 सीरीज एंड 900 सीरीज। तो 900 में क्या होगा कि भाई देयर विल बी ओनली 2 ऑप्शंस, 901 एंड 910। 800 में क्या होगा 811, 802, 820। 700 में क्या होगा 712, 721, 703, 730। तो यही सारे ऑप्शंस हो गए। कितने हो गए, 2, 3 और 4। सम कर लो, आपको आ जाएगा 4 और 3 7 और 2 9। करेक्ट आंसर ओवर हियर बिकम्स 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ वुमन रन्स 12 किलोमीटर्स टूवर्ड्स हर नॉर्थ। तो जैसे कि हमने बात करी थी कि हमें सिर्फ और सिर्फ लाइनें बनानी हैं, जैसे कि हमने पहले बनाई थी 12 किलोमीटर्स टू हर नॉर्थ, 12 किलोमीटर ये हो गया। देन 6 किलोमीटर टूवर्ड्स हर साउथ, तो मतलब ठीक है, हाफ द डिस्टेंस शी कम्स बैक। देन 8 किलोमीटर्स टूवर्ड्स हर ईस्ट, 8 किलोमीटर्स टूवर्ड्स हर ईस्ट, तो ये थोड़ी लंबी है इस लाइन से। इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये डायरेक्शन हमें बतानी है। तो अगर हम इसको थोड़ा कलरफुल बनाएं तो यहाँ पे हमें ये करना है, ये कितना है, दिस इज 6, ये कितना है, दिस इज 8। तो 45 डिग्री हमें पता होता है कि जब दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ देन दिस एंगल इज 45 डिग्री। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th की, राइट। तो जब हमें पता है कि ये नीचे वाली जो लेंथ है ये थोड़ी बड़ी है, तो ये एंगल जो है ये 45 से थोड़ा कम हो जाएगा। एंड एंगल मोर देन नहीं, लेस देन 45 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो ये ईस्ट है फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट एंड नॉर्थ ऑफ ईस्ट, एंगल लेस देन 45 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ ईस्ट। 20 का ये अपना आंसर बन जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Researchers simulated street lighting on artificial grassland plots containing pea aphids, sap-sucking insects at night. These were exposed to 2 different types of light, a white light similar to newer commercial LED lights and an amber light similar to sodium street lamps. The low intensity amber light was shown to inhibit rather than induce flowering of wild plants of the pea family, which is a source of food for the pea aphids in the grassland. The number of aphids was also significantly suppressed under light treatment due to limited amount of food available. तो मोस्ट क्रिटिकल इन्फ्लुएंस कि मतलब सार क्या है, सही बहुत सारे हो सकते हैं बट बेस्ट एंड मोस्ट क्रिटिकल इन्फ्लुएंस हमें निकालना है। सो लेट्स सी, लो इंटेंसिटी लाइट हैज मोर एडवर्स इफेक्ट ऑन प्लांट्स एज कंपेयर टू हाई इंटेंसिटी लाइट। पॉसिबल, यस। लाइट पोल्यूशन कैन हैव अ परमानेंट एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एन इकोसिस्टम। तो लाइट पोल्यूशन की तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं हुई है, बट पॉसिबली यस, क्योंकि लाइट पोल्यूशन में यही होता है ना कि भाई आपको सही जो लाइट है वो नहीं मिल रही है, इट कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन द इकोसिस्टम। दिस ऑल्सो सीम्स पॉसिबली करेक्ट। वाइट लाइट इज बेटर फॉर द फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स एज कम्पेयर टू द लाइट ऑफ अदर कलर्स। तो ये वाइट लाइट सिमिलर टू एंड एम्बर लाइट, लो इंटेंसिटी एम्बर वाज शोन टू इनहिबिट। तो ये इंटेंसिटी की ज़्यादा बात है more than artificial grassland seed. These was exposed to a white light similar to newer and a low intensity. So it is more about the intensity of light rather than the color of light. Flowering plants, so number of aphids, okay, but तो ये तो स्टेटमेंट नहीं सही लग रही, राइट। लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं, प्रॉपर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन एन इकोसिस्टम इज इम्पॉर्टेंट not only for plants but also for animals too. Again, this is also correct. तो most critical inference क्या निकला है, light, low intensity light has more adverse effects on plants as compared to high intensity. तो again yes true, but मतलब you know research जब आप कर रहे होते हो तो research में आप ये तो आपको ऑब्जर्वेशन मिली है, तो ऑब्जर्वेशन से इन्फरेंस क्या निकला है, तो दिस इज नॉट एन इन्फरेंस, दिस इज अ ऑब्जर्वेशन। लाइट पोल्यूशन कैन हैव अ परमानेंट एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द इकोसिस्टम, सो दिस इज एन ऑब्जर्वेशन।
बट परमानेंट एडवर्स इम्पैक्ट के बारे में यहाँ बात नहीं हुई है, तो परमानेंट जो शब्द है इसकी वजह से हम इसको कैंसिल कर देंगे, एंड फॉर दैट रीजन वी विल से डी इज द करेक्ट आंसर होगा यहाँ। क्यों? फर्स्ट वाला जो था हमने बोला दिस इज एन ऑब्जर्वेशन कि हाँ ये चीज़ हो रही है, बट इन्फरेंस क्या है, ये देखा तो हमने कि भाई हाँ एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं, बट क्यों हो रहे हैं इज द इन्फरेंस। तो लो इंटेंसिटी लाइट हैज़ मोर एडवर्स इफेक्ट ऑन द प्लांट्स एज कम्पेयर टू हाई इंटेंसिटी लाइट, दैट इज करेक्ट, but this is an observation and not an inference, so for that reason we will say D is the correct answer in this question. Next देखते हैं, approximately 80% of all flowering plant species are pollinated by animals, ठीक है, including birds and mammals, but the main pollinators are insects हैं। अच्छा ठीक है, 80% of all plant species are pollinated by animals, but the main pollinators मतलब are insects. Pollination is responsible for providing us with a wide variety of food as well as many plant-derived medicines. At least 1/3 of the world's agricultural crops depend upon pollination. Bees are the most dominant taxa when it comes to pollination, and they're crucial to more than 400 crops. Pollination is an essential service that is the result of intricate relationship between plant and animals, and the reduction or loss of either affects the survival of both. Effective pollination requires resources such as refuges of pristine natural vegetation. ठीक है, on the basis of the passage the following assumptions have been made. कौन सी assumption valid हैं? तो देखिए, sustainable production of earth cereal food grains is impossible without diversity of pollinating animals. Cereal crops are mainly dependent on बीज, अभी तो बोला इसने, राइट। At least 1/3 of the world's agricultural crops depend upon pollination. Bees are the most dominant taxa when it comes to pollination, right? तो sustainable production of earth seems impossible without the diversity of pollinating animals. Diversity की यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात bees की ज़्यादा हो रही है, तो first statement doesn't seem very likely. Doesn't seem very likely. Second, monoculture of horticulture crops hampers the survival of insects. ये भी यहाँ पे कोई बात नहीं करी गई. Okay, pollination is an essential service that is the result of intricate relationships between plants and animals, and the reduction or loss of either affects the survival of both plants and animals. So reduction in diversity of plants will affect reduction, hampers the survival of insects. Yes, so this seems to be correct. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा यही बोला है इन्होंने, रिडक्शन और लॉस ऑफ आइदर अफेक्ट्स द सर्वाइवल ऑफ बोथ. तो मोनोकल्चर ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैम्पर्स द सर्वाइवल ऑफ इंसेक्ट्स, एंड इन टर्न सर्वाइवल ऑफ इंसेक्ट्स हैम्पर्स क्रॉप्स. Pollinators become scarce in cultivated areas devoid of natural vegetation. So ये तो सीधा सीधा यहाँ पे दिया हुआ है. Effective pollination requires resources such as refuges of pristine natural vegetation. So 3 is also correct. So 2 and 3 correct होते ही हमारे पास एक ही ऑप्शन यहाँ पे बचता है, which is B. Right. तो this is the most last. फिर भी देख लेते हैं. Diversity in insects induces diversity in plants. तो this 2 and 4 are directly related, right? Diversity in insects induces diversity of plants, क्योंकि यहाँ पे भी यही बोला is the result of intricate and the reduction or loss. Okay, तो अगर ऑप्शन मेरे पास 2 and 3 ओनली का होता तो मैं 4 को मना भी कर देता. क्यों? क्योंकि इन्होंने ये बोला है कि रिडक्शन और लॉस अफेक्ट्स द सर्वाइवल ऑफ बोथ, बट इट इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट कि इफ डाइवर्सिटी है तो वो भी होगी. बट देन अगेन अजम्पशन हुई है ये, and this assumption also stands to be valid if assumption number 2 is valid. So 2, 3 and 4 seems the most logical option over here, and that is the way to be going forward. Now next, a study conducted on the impact of climate change over the Kaveri basin of Tamil Nadu using regional climate models showed an increasing trend for maximum and minimum temperatures and decrease in the number of rainy days. These climatic shifts will have an impact on the hydrological cycles in the region, lead to more runoffs and less recharge, and affect the groundwater tables. Further, there has been an increase in the frequency of droughts in the state. This has driven the farmers to increase dependency on groundwater resources to secure their crops.
बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रक्स कि ये सार क्या है। तो देखें, डेवलपमेंट ऑफ रीजनल क्लाइमेट मॉडल्स हेल्प्स इन चूजिंग क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है, बट मतलब देयर इज नो टॉक अबाउट क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, दिस इज मोर अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ climate change on water resources. So this doesn't seem likely. Runoff, recharge, groundwater, minimum maximum temperature, rainy days. So मतलब it's not about agriculture. Heavy dependence on groundwater resources can be reduced by adopting dry land cropping systems. Again, not about agriculture. Climate changes increase the criticality of water resources while simultaneously threatening it. Okay, possible. Climate change causes farmers to adopt unsustainable livelihoods and risky crop coping strategies. So again, not related to this. Correct answer over here becomes C. Right. Next question देखते हैं. Researchers were able to use stem cell to gauge the neurotoxic effects of the environmental pollutant bisphenol A. बहुत ही बढ़िया. ये यूपीएससी हर साल करता है कि पेपर 1 में एक रैंडम ऐसा क्वेश्चन होगा जो पेपर 2 में भी फिर मेंशन होगा. They use a combination of biochemical and cell-based assays to examine the gene expression profile during the differentiation of mouse embryonic stem cells upon treatment with BPA, a compound known to cause heart diseases, diabetes, and developmental abnormalities in humans. They were able to detect and measure BPA toxicity towards the proper specification of primary germ layers such as endoderms and ectoderms and the establishment of neural progenitor cells. काफ़ी heavy science का. But let's see, on the basis of the passage given above, following assumptions have been made. Which of the assumptions are valid? BPA may alter embryonic development in vivo. ठीक है, तो they were able to detect and measure toxicity towards proper specification of primary germ layers such as endoderm and the establishment of neural progenitor cells. ठीक है, कुछ तो हो रहा है यहाँ पे. May alter embryonic development in vivo. They used combination of gene expression profile during differentiation upon treatment, able to detect. तो यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है ये सही है कि भी इन्होंने सेल एसे से जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल स्टडी करी एंड दे वर एबल टू डिटेक्ट एंड मेजर बीपीए टॉक्सिसिटी. तो पॉजिटिव था, तो बीपीए में ऑल्टर डेवलपमेंट इन वीवो. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होती है तो ये हो जाता है हमारे पास ACD. Biochemical and cell-based assays are useful in finding out treatment for pollution-induced diseases. तो यहाँ पे क्या लिखा है? They used a combination of biochemical and cell-based assays to examine gene expression profile during differentiation. तो ये किया इन्होंने एंड इन्होंने बोला है in finding out treatment for pollution-induced diseases. तो BPA obviously is a environmental pollutant. तो pollution-induced diseases में ये वाली जो चीज़ें हैं हम इनको यूज़ करके if we can understand the gene expression, then you can develop treatments. क्योंकि मतलब ये चीज़ हम स्टडी क्यों कर रहे हैं? ताकि हम ट्रीटमेंट्स डेवलप कर पाएँ. सो दिस डज सीम वेरी लाइकली. तो 1 and 2 ओके. तो हमारे पास ये ऑप्शन 2 रह गए हैं. लेट्स सी क्या ऑप्शंस हैं. Embryonic stem cells could serve as a model to evaluate the physiological effects of environmental pollutants. So definitely this is correct. तो correct answer over here becomes D. Right. तो सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट दोनों ही सही है. एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स अपॉन ट्रीटमेंट विद BPA. तो इससे ये तो डेफिनेटली हमें पता चल रहा है कि भाई फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट क्या है. क्यों? क्योंकि दे वर एबल टू डिटेक्ट एंड मेजर BPA टॉक्सिसिटी. एंड सेकेंड वाला अगर देखें तो इन्होंने बोला कि भाई बायोकेमिकल ऐसे एंड सेल बेस्ड ऐसे एग्जामिन जीन एक्सप्रेशन. तो पोल्यूटेंट इंड्यूस्ड डिजीजेस के लिए जब आपने जीन एक्सप्रेशन देख लिया है तो उसके हिसाब से फिर आप ट्रीटमेंट भी डेवलप कर सकते हो. तो D सीम्स टू बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मैथ्स के क्वेश्चंस हैं ये. जनरली अगर आप किसी और की से भी देखोगे तो मोस्टली उनके सही होने चाहिए, इतना दिमाग इधर लगाने की ज़रूरत नहीं है. सो व्हाट इज़ द रिमाइंडर. अब इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ आपको ये देखनी है कि 3 to the power 1 is equal to 3. 3 square is equal to 9. 3 cube is equal to 27. 3 to the power 4 is equal to 81. 3 to the power 5 is equal to 243. तो अब आप लास्ट टर्म देखोगे तो 3 9 7 1 3. क्यों? क्योंकि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 आएगा. 3 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 आएगा. 3 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा. तो ये 3 का साइकिल चलेगा.
कि 3 की पावर्स 1 2 3 4 5 में लास्ट डिजिट आपकी ये होगी, एंड 10 से डिवाइड करने का मतलब यही है यहाँ पे कि भाई अपने को लास्ट डिजिट बतानी है। तो 2019 को बस देख लें कि 5 तक हटा दे तो ये 2019 माइनस 2015, क्योंकि 15 पे हमें पता है 5 का मल्टीपल है 3 आएगा, 3 इज़ द स्टार्टिंग पोजीशन। तो उसके बाद हमें क्या करना है, 15 के बाद 16, 17, 18, 19। तो दिस सीम्स टू बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर, राइट। बिकॉज 2015 पे आपका आ गया है 2015 विल बी दिस, मतलब ये वाला आपका साइकिल का पार्ट होगा, क्योंकि साइकिल है 3 9 7 1 3 9 7 1 3। तो एक्चुअली 4 हैं, सॉरी माय अपॉलॉजीज, सो 5 नहीं है, दिस इज़ अ 4 पीस साइकिल। तो 2019 का लास्ट 4 का जो अपना मल्टीपल रहेगा, तो 2019 में हमें पता है 2016 इज डिविजिबल बाय 4। तो 16 के बाद 17, 18, 19, तो 19 पे आपका रिमाइंडर आना चाहिए 7। सो दैट्स द करेक्ट आंसर ओवर हियर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर 3 7 ब्ला 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 ब्ला। बहुत मतलब इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ है आप कि इस नंबर को 7 से डिवाइड कर दो, 3 7 9 8 1 2 5 3 6 9, इसको आप 7 से डिवाइड करो, यहाँ तक सेम रहेगा। उसके बाद पहले इसको सब्स्टिट्यूट करके देख लो, फिर इसको सब्स्टिट्यूट करके देख लो, फिर इसको सब्स्टिट्यूट करके देख लो, एंड यू विल फाइंड दैट द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज बी। मतलब हिट एंड ट्रायल है, क्योंकि मतलब सवाल ही ऐसा है वाहियात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम जनवरी 1 2021 द प्राइस पेट्रोल, ओके, पेट्रोल का प्राइस जो है इज 80 प्लस 0.1 m, m is 1 2 3 100 and thereafter remains constant, कि मतलब 100 दिन के बाद 80 प्लस 10 माने कि 90 हो जाएगा। On the other hand, the price of diesel on the nth day, diesel is equal to 69 plus 0.15 n, ठीक है, फॉर एनी n, मतलब n बढ़ता जाएगा, m 100 के बाद कांस्टेंट हो जाएगा। ऑन विच डेट ऑफ द ईयर 2021 आर द प्राइस ऑफ द टू फ्यूल्स इक्वल। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ सारी जो डेट हैं वो मई की हैं, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने अगर निकल गए हैं तो बहुत सीधी सीधी बात है कि भी 100 से दिन ऊपर हो चुके हैं। तो प्राइस ऑफ पेट्रोल क्या चल रहा है, 100 के बाद क्योंकि ये कांस्टेंट हो जाएगा तो 0.1 into 100 विल बी 10, इट विल बी 90। तो व्हाट यू नीड टू डू इज 90 इज इक्वल टू 69 प्लस 0.15 n। तो इससे आपके पास आ जाएगी n की वैल्यू विच विल बी 21 बाय 0.15। तो अगर ये हटाएं इज इक्वल टू n 15, 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 5 बचा है, क्योंकि 15 इज 5 into 3, तो ऊपर डिवाइड किया 700, तो इधर 140। तो n जो है आपका निकल के आया है 140। नाउ अनदर थिंग दैट यू नीड टू बी केयरफुल ऑफ इज़ कि यहाँ साल दिया गया है 2021, माने कि दिस इज़ नॉट अ लीप ईयर। तो जनवरी में कितने दिन हो गए, 31, फरवरी में हो गए 28, मार्च में हो गए 31, अप्रैल में हो गए 30, तो ये टोटल हो गया आपका 120। तो बेसिक आइडिया ये है कि बचे दिन हैं आपके पास 20, तो 20th of May इज़ द आंसर ओवर हियर। Next question, a biology class in high school predicted that a local population of animals would double in size every 12 years. The population at the beginning of the year 2021 was estimated to be 50 animals. ठीक है, if P represents the population after n years, then which of the following equation represents the model of the class for the population? तो उन्होंने क्या बोला है कि स्टार्ट पे 50 एनिमल्स हैं एंड हर 12 साल के बाद
जो पॉपुलेशन है दैट विल डबल। तो P at the start is 50 and 2। अब 2 यहाँ पे क्यों आ जाएगा, क्योंकि डबल होना है एंड अपने को 12 इन्होंने बोला है कि जितने भी साल हैं तो n/12। दिस इज मतलब बेसिक मैथमेटिकल इक्वेशन जो यहाँ पे डी ऑप्शन में दी गई है। फर्स्ट ऑप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि 50 इंटू n कर दिया है कि अगर 10 साल कर दोगे तो पॉपुलेशन आपकी 10x से भी ज़्यादा हो गई है। सेकंड अगर आप देख लो, मतलब बहुत सिंपल सा एक तरीका यहाँ पे ये है कि n को 12 डाल के देख लो किसी भी इक्वेशन में, अगर डबल होके आता है तो बहुत बढ़िया, आपको आपका आंसर मिल गया है। फर्स्ट में इट विल बी 10x या 10 भी नहीं, इट विल बी 12x। सेकेंड में मतलब 144 प्लस 50 इट विल बी 4x। थर्ड में तो भी मतलब 400x मतलब आई थिंक बिलियन एक्स प्रॉब्ली, क्योंकि पावर्स में बहुत ज़्यादा गेम खेल गए हैं यहाँ पे। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर ओवर हेयर। तो अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आती तो आपको बहुत सिंपल सा करना है कि n इक्वल टू 12 इन इक्वेशंस में डालो, जिस भी इक्वेशन से आपका आंसर 100 आता है दैट इज़ द करेक्ट इक्वेशन एंड दैट इक्वेशन इज डी। So next question, in a class of 60 students, in a class 60% of students are from India। ठीक है, let us assume कि 100 लोग हैं क्लास में, तो 60 are Indians and 50% of the students are girls। 50 are girls। If 30% of the Indian students are girls, तो 30% of Indians, 30% of Indian students means 18 girls। then what percentage of foreign students are boys? तो 40 foreigners हैं, राइट। एंड क्योंकि हमें पता है 50 गर्ल्स हैं 50 बॉयज़ हैं एंड 18 गर्ल्स इंडियंस में ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं, तो बची कितनी गर्ल्स हैं? 32। तो फॉरेनर जो 40 हैं उनमें से 32 लड़कियां हैं, तो फॉरेनर्स बॉयज़ हैं टोटल 8। क्यों? क्योंकि टोटल फॉरेनर्स होने चाहिए 40। तो 8/40 इंटू 100 विल गिव यू द आंसर, जो कि हो गया 2.5 मतलब 20%। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत कुछ लिखा हुआ है, फिर से ये गोले गोले बनाने वाला सवाल है। हर साल सेट के क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं एंड लेट अस सी फिर से हम क्या कर सकते हैं। सम रेडियोज आर मोबाइल्स, रेडियो सम आर मोबाइल्स। ठीक है, ये जो क्रॉस सेक्शन आया है, ये जो कॉमन एरिया है, दीज रेडियोज आर मोबाइल्स। ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर्स। वाओ, तो ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर्स। तो ये मोबाइल्स हैं, तो ये कंप्यूटर्स हैं। सम कंप्यूटर्स आर वॉचेस, तो इन्होंने बोला सम कंप्यूटर्स आर वॉचेस। इन्होंने मेरे को ये नहीं बोला मोबाइल से रिलेटेड है नहीं है, क्या है मेरी मर्जी, मैं जहाँ मरा हूँ, राइट। तो मैंने ऐसे बनाया है, लेट्स सी क्या बनता है। कंक्लूजन 1, सर्टनली सम रेडियोज आर वॉचेस। बिल्कुल ही नहीं है कि भाई रेडियो और वॉच को तो कोई इंटरसेक्शन है ही नहीं। सर्टनली क्योंकि इन्होंने बोला है, अगर मे भी बोला होता तो पॉसिबल था। क्यों? क्योंकि सम कंप्यूटर्स आर वॉचेस ऐसे भी बन सकता है, बट इन्होंने बोला है सर्टनली। तो सर्टनली के लिए हमें पता है कि भाई ये वाला जो केस है ये इसको गलत कर रहा है। सर्टनली सम मोबाइल्स आर वॉचेस, सर्टनली अगेन ऐसे भी बन सकता है। अगर इन्होंने मे भी बोला होता तो यू कुड से, बट सर्टनली नहीं है। सो नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 आर करेक्ट ओवर हियर, राइट। सो दैट्स इट फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो एंड आई होप आप लोगों को पसंद आया। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल ऑल्सो be making 2 more parts of this video hopefully by today।